हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस सुबह श्रोताओं लाइव फोन इन कार्यक्रम हृदय रोग पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा और डॉक्टर निकुंज पवार। आप इसी वक्त फोन करें और आज तो छुट्टी है श्रोताओं, इसलिए आप आराम से घर में बैठे होंगे और इस वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए आप कर सकते हैं हमें सवाल। आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपको फोन नंबर बता दें 252926625266 और 253452734527। नागपुर के बाहर के श्रोता 0712 नागपुर का कोड नंबर इन फोन नंबर्स के पहिले लगाएं। श्रोते हो, आपण ऐकता आहात प्लॅटिना हार्ट हॉस्पिटल हॅलो डॉक्टर आमचा हा कार्यक्रम, आमचा हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आहे। याच वेळी आपण फोन करू शकता। आमचे फोन नंबर्स आहेत 25292662529266 आणि 253452734527। याच वेळी आपण फोन करा आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली जातील। डॉक्टर साहब आज ईद है, अच्छा। इसलिए छुट्टी है। हाँ, सब बंद थे। हाँ इसलिए हमारे श्रोताओं से कहा गया है कि चूंकि आप घर में हैं और इत्मीनान से बैठेंगे और ठंडी है अभी तो आराम से घर में होंगे, इस बात का पूरा विश्वास मैं व्यक्त करती हूँ। और चूंकि वो घर में होने के कारण सवाल बकायदा अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त ऑफिस का वक्त होता है इसलिए। लेकिन चालू करने के पहले सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, हम भी दे देते हैं शुभकामनाएं और आज का दिन उनका बहुत बढ़िया हो, शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हम आशा करते हैं। हम दोनों की तरफ से, प्लैटिना हॉस्पिटल की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, हम एक फोन लेते हैं। हेलो हेलो हॅलो, मी उंचेगाव बुजुर्ग असून चिंतामणी देशमुख बोलतो। बोला। मला एक डॉक्टर साहेबांना विचारायचं होतं की हृदयरोग हा नेमका कशामुळे होतो, त्याच्यावर प्रथमोपचार काय करावे। देखिए, हृदय रोग में बहुत सारे अलग अलग रोग हैं, जिसमें सबसे मुख्य है हार्ट अटैक, यानी हार्ट की रक्तवाहिनियों में रुकावट आने के कारण हार्ट की मांसपेशियों में तनाव आना और हार्ट की बीटिंग इरेगुलर होना। ये सबसे मुख्य रोग है हार्ट अटैक। इसके अलावा बाकी बहुत सारे रोग हैं, जिसमें वॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की कवरिंग, पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम, हार्ट में इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, बालपन के रोग जिसमें हार्ट में छिद्र होना, ये अलग अलग रोग हैं। मैं सबसे पहले जो हार्ट का मुख्य रोग है हार्ट अटैक, उसमें हार्ट अटैक क्यों आता है इसके बारे में बताता हूँ। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन रिस्क फैक्टर्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सर एक मिनट, तुम्हाला कळता है ना हिंदी? हाँ, फोन कट गया है जी। इसमें जो हार्ट अटैक के जो कारण हैं, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर या जोखिम घटक होते हैं। ये जोखिम घटक को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ना बदल सकने वाले व बदल सकने वाले, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, सिगरेट बीड़ी पीना, ये मुख्य रूप से उसके ये है कारण। इसके अलावा हमारी बढ़ती उम्र और जेनेटिक्स, यानी घर में यदि माँ बाप भाई बहन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट जनरेशन को हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है वहां तो छोड़ देते हैं, लेकिन जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है वो है हमें बीच बीच में ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इसकी जांच करते रहें। यदि जरूरत रहे तो इसका इलाज करें, नंबर 1। नंबर 2, खाने में तेल, घी, चर्बी की चीजों का सेवन कम रखें, नियमित व्यायाम करें। और नंबर 3, किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। तो ये हार्ट अटैक से बचने के उपाय हैं जी। तीसरा इनका प्रश्न था प्राथमिकोपचार। यदि किसी को छाती में दर्द, भारीपन, घुटन हो रहा है तो मरीज के आजू बाजू में भीड़ ना की जाए। उसे खुली हवा आने दी जाए, उसके कपड़े थोड़े लूज कर दें। साथ में यदि उसको चक्कर नहीं आ रहा है, चक्कर आना एक इंडिकेशन होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। यदि चक्कर नहीं आ रहा है तो सॉर्बिट्रेट की गोली, 5 मिलीग्राम की गोली मरीज को बैठाकर या लेटाकर उसके जीभ के नीचे रखी जा सकती है। ये गोली तो हरदम घर में नहीं हो सकती है। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि ये अपने पास रखना चाहिए। अपना जो प्राथमिक किट होता है, प्राइमरी एड किट, उसमें रखना चाहिए। और साथ ही डिस्प्रिन की एक गोली दी जा सकती है। और यदि ये उपलब्ध नहीं है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और आपने एक बार और बताया था कि जिसे तकलीफ हो वो गाड़ी न चलाए। जिसे परेशानी है उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसका कारण ये है कि जिस समय हार्ट अटैक आता है उस समय हार्ट की बीटिंग स्लो या फास्ट होकर बीपी कम होने का डर होता है। यदि हार्ट की बीटिंग स्लो या फास्ट हो जाए, बीपी कम हो जाए, उस समय मरीज को चक्कर आएगा। और यदि वो खुद गाड़ी चला रहा है तो उस समय चक्कर आकर
उसकी खुद की लाइफ का रिस्क तो है, लेकिन उसके आजू बाजू में जो रोड पे चल रहे हैं उनके लाइफ का रिस्क भी बढ़ेगा। इसके लिए जिसको तकलीफ हो रही है उसने खुद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसको साइलेंट किलर कहते हैं हार्ट अटैक को, तो ये क्यों कहते हैं, आप दोनों भी बताएंगे? जी, एक्चुअली हार्ट अटैक साइलेंट किलर नहीं है, हार्ट अटैक वार्निंग देता है। अच्छा, 95% केसेस में 95% केसेस में देर आर सम वार्निंग सिग्नल्स जिसको हम इग्नोर करते हैं। कभी उसको हम एसिडिटी समझते हैं, कभी मस्कुलर पेन समझते हैं, कभी गैसेस समझते हैं, और वो समझ के उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और उसके बाद में वो फुल ब्लोन अटैक आता है। कल मेरे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ, उसे 8 दिन पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि तेरे को हार्ट अटैक की शुरुआत है, इमीडिएट एडमिट हो, ट्रीटमेंट ले, नहीं लिया। 3 शुरुआत है ना सर, 8 दिन पहले 3 दिन के बाद उसे दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि हार्ट अटैक चालू हो चुका है, इमीडिएट ट्रीटमेंट लो, नहीं लिया। 1 दिन पहले फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि हार्ट अटैक है, फिर ट्रीटमेंट नहीं लिया। और कल जिस समय मेरे पास आया उस समय बीपी 80 से 90 था। अरे पंपिंग एक्टिविटी जो 65% थी वो कम होके 20% हो गई थी। तो अभी स्टेज में देखिए, जिस समय पंपिंग एक्टिविटी 60% थी उस समय यदि उसका ट्रीटमेंट किया जाता तो उसका हार्ट डैमेज नहीं होता था। और एक पंपिंग 20% आ गई और उस समय हमने ट्रीटमेंट किया, वो 20 की इंप्रूव हो के 25, 30, 35 होगी। 30 से वो 20 की 65 नहीं होगी। नॉर्मल पंपिंग 65% है। तो ये फर्क है जल्दी ट्रीटमेंट लेने और लेट ट्रीटमेंट लेने में। हार्ट अटैक साइलेंट किलर नहीं है, हार्ट अटैक वार्निंग दे के किल करता है। जिसको हम इग्नोर करते हैं। डॉक्टरों के पास पेशेंट्स जाते हैं, डॉक्टर के पास, फिर भी डॉक्टर लोग जैसे एसिडिटी की दवाई देके भेज देते हैं कि भाई एसिडिटी है। तो ये भी एक कारण होता है। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर के एडवाइस सीख करते हैं, पर बहुत से रीजंस हैं जिसमें ऐसा डॉक्टर को लगता है कि भाई ये एसिडिटी के सिम्टम्स हैं, और उससे रिलीफ भी मिलता है। अच्छा, मजे की बात ऐसी है कि एंटासिड खाने के बाद उसमें रिलीफ भी कई बार हो जाता है। अच्छा, तो पेशेंट चलते रहता है उसके ऊपर। जी, एक फोन लेते हैं सर। हेलो मैडम, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अनिल बेलेकर बोल रहा हूँ मैडम, नागपुर से। हाँ, बोलिए। एक सवाल पूछना था मैडम। जैसा हमें कोई भी जब कोई टेंशन आता है तो छाती की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ये प्रॉब्लम मुझे भी नहीं, मुझे मेरे मिसेस को भी है। तो ये हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है मैडम? मुझे भी है। मुझे भी है। हाँ जी। जिस समय टेंशन आता है उस समय हार्ट की धड़कन तेज होना एकदम नॉर्मल है। एकदम नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ एबनॉर्मल नहीं है। यदि टेंशन के समय छाती की धड़कन ना बढ़े, जैसा सपोज आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई मर्डर देख लिया और उसके बाद आपकी धड़कन नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो धड़कन बढ़ना नॉर्मल फिनोमिना है और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, इसके लिए चिंता नहीं करें। नहीं, कभी कभी देखते सर कि किसी को टेंशन में अटैक आ जाता है, इसलिए हम नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। टेंशन के समय धड़कन बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। जी सर, परीक्षा के समय बढ़ जाती है धड़कन की। पेपर आएगा, पेपर में कौन सा आएगा, जब तक के पेपर हाथ में आता नहीं तब तक के बहुत धड़कन बढ़ती है। एक और फोन लेते हैं। हेलो हेलो हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग. या नाश्ता करायला. आम्हाला बोलवताय का? हो हो, अच्छा, चला येऊ मग. पत्ता सांगाल शेवटी. नाश्ते में क्या है ये बता दो. शीरा है, उपमा है और कैबेज के पकोड़े हैं. अरे बाप रे, हार्ट के डॉक्टर को इतना अच्छा मेनू बताया. चीजें तो आप बहुत अच्छी बताई है आपने जी, खा के मजा आ जाएगा. लेकिन सिर्फ एक की बताऊंगा मैं आपको. हाँ. इस प्रकार की चीजें जब खाते हैं तो रोज ना खाइए और उसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखिए. जी, तो मेरा ये सवाल था. आपका नाम बता दीजिए. वैशाली, सोमलवाड़ा से. हाँ, बोलिए. मॅडम, हार्ट संबंधित माझा प्रश्न नाहीये, सॉरी, पण मी प्रश्न विचारते. माझ्या बाबांना किडनीवर सूजन आहे, तर त्यांनी फुसियाचं ऑपरेशन सांगितलं आहे, तर ते योग्य आहे की नाही? कोणतं ऑपरेशन सांगितलं? फुसियाचं. फुसिया म्हणजे काय? डाव्या हातांच्या नसांचं ते ऑपरेशन सांगितलं आहे डायलिसिससाठी. फिस्टुला करण्यासाठी. हा, जर त्यांना डायलिसिसची गरज आहे तर फिस्टुला केल्यानंतर जे साधारण आपण जे डायलिसिस साठी एक आपण लाईन टाकतो, ते लाईन टाकल्यानंतर जे डायलिसिस म्हणजे जे इन्फेक्शनचे चान्सेस असतात ते वाढून जातात. एकदा फिस्टुला तयार केला
तर फिस्च्युला मधनं आपण एक 6-8 आठवड्यानंतर तो फिस्च्युला मॅच्युअर होऊन जातो आणि मग आपण तिकडनं डायलिसिस सोयीने एकदम 2 तासात 3 तासात डायलिसिस चांगल्यापणे होऊन जातं. जर त्यांना क्रॉनिक किडनी फेलियर आहे आणि आता डायलिसिसची वेळ आली आहे तर हे करणं योग्य आहे. मग ओके, ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम. सर, दोनों किडनियां खराब हो तो उसका असर आपके हार्ट पर कितने प्रतिशत पड़ता है या कैसे होता है? इसको कार्डियोरीनल सिंड्रोम बोलते हैं जी. जब भी किडनी खराब होती है, बॉडी से जो पानी बाहर आना चाहिए वो नहीं आ सकता. जब पानी बॉडी में जमा होता है तो उसका हार्ट पे प्रेशर आता है. हाँ. नंबर 1. हाँ. जब भी किडनी खराब होती है, किडनी के अंदर एक केमिकल जनरेट होता है रेनिन. हाँ. ये रेनिन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर का हार्ट पे इफेक्ट आता है जी. ये दोनों चीजों से धीरे धीरे हार्ट डायलेट होने लगता है और हार्ट वीक हो जाता है. जब किडनी फेलियर होता है तो बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ती है. अच्छा. पीएच जो रहता है ब्लड का, वो पीएच कम होने लगता है और एसिड के कारण हार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट आता है और हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है. तो ये कार्डियोरीनल सिंड्रोम का पार्ट है जिसमें अलग अलग तरीकों से किडनी के मरीजों को हार्ट पे और हार्ट के मरीजों को किडनी पे इफेक्ट आता है. उल्टा भी है. अच्छा. हार्ट के मरीजों को किडनी पे इफेक्ट आता है. यदि हार्ट वीक हो जाए और हार्ट कमजोर हो जाए तो किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच पाता. किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच पाया तो किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती. जी जी. तो दोनों तरीके से हार्ट किडनी को और किडनी हार्ट को डैमेज करता है. और यदि किसी को दोनों प्रॉब्लम है तो डॉक्टर मुसीबत में. सर, एक फोन लेते हैं. हेलो. हाँ, हॅलो. हाँ, नमस्कार. नमस्कार, मी रवी करमरकर बोलतोय. बरं. मला 3 प्रश्न छोटे छोटे माहितीसाठी हवे आहेत. बरं, सांगा. पहिला प्रश्न असा आहे की हार्ट अटॅक आणि हार्ट फेल्युअर याच्यामध्ये बेसिकली काय फरक आहे? हा पहिला प्रश्न झाला. बरं. तिन्ही विचारून घ्या मग सांगू. बरं. दुसरा प्रश्न. दुसरा प्रश्न आहे की एंजायना कशामुळे होतो? माझ्या आईला झाला होता. एंजायना कशामुळे होतो हा दुसरा प्रश्न आहे. बरं. आणि तिसरा प्रश्न आहे की मी 77 वर्षाचा आहे आणि माझी तब्येत अशी त्यामुळे मला डायबिटीस आणि बीपी आहे, हार्ट टेन्शन आहे, परंतु हार्टचा तसा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आणि हार्ट माझं कधी कधी तेव्हा सांगता येत नाही, फार क्वचित असं हार्ट बीट मिस झाल्यासारखं मिसबीट वाटते. मिसबीट वाटते कधी कधी आणि ती काही क्षण राहते काही वेळ आणि ते थांबून जाते म्हणजे मग रेग्युलर होतं हार्ट. तर त्याचं कारण काय, त्याच्यासाठी काय करावं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि 77 के एज तक आपका हेल्थ बहुत अच्छा है. आप अच्छे से घूम रहे फिर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज छोटी मोटी चीजें हैं, इनको साथ में लेके अपन बहुत अच्छी जिंदगी 100 तक निकाल सकेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आपका मैं तीसरा उल्टे से चालू करता हूं क्योंकि पहला प्रश्न आपके खुद के बारे में है. तो सबसे पहले कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जब होता है तो हार्ट के प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है. और ये जो मिसबीट्स आपको आ रही हैं, ये एक इंडिकेशन आ रहा है कि आपके हार्ट को स्ट्रेस आ रहा है. अच्छा. तो आपने अपने नजदीक के डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट, आपके फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट जो भी हैं, उनसे बात करके एक ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और यदि आप चल फिर अच्छे से सकते हैं तो ट्रेडमिल टेस्ट, ये 3 टेस्ट करके आगे का ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए. इसमें आपके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मेडिसिन के साथ में शायद कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आपको मेडिसिन की आवश्यकता होगी और एक ब्लड थिनिंग मेडिसिन देने की आवश्यकता होगी. ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसमें बीटा ब्लॉकर ग्रुप का कोई ड्रग यदि है तो ठीक है, नहीं तो बीटा ब्लॉकर ग्रुप का ड्रग देना होगा. अच्छा. तो 3 टेस्ट ठीक से बताएंगे आप? 3 टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल. इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल, ये 3 टेस्ट करके आप अपने फिजिशियन से गाइडेंस लेंगे तो वो आपको मेडिसिन में कुछ चेंजेस करने होंगे तो करके देंगे. जिस हिसाब से आपने बताया अभी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास की जरूरत नहीं लगती है, फिर भी आगे के टेस्ट करके उसके बाद उसके बारे में डिसीजन होगा. एंजियोग्राफी हुई है, वो क्लियर आ गई है. कब हुई थी? 3 साल पहले. 3 साल पहले. फिर भी एक बार आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार मिलके कुछ चेंजेस करने होंगे तो ट्रीटमेंट में चेंजेस करवा लीजिए. दूसरा आपका प्रश्न था हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फर्क है. डॉक्टर निकुंज सर उसका उत्तर देंगे. हार्ट अटैक हम जिसको बोलते हैं
हे म्हणजे जेव्हा आपले हार्टचे जे रक्तवाहिनी असतात, रक्तवाहिनीमध्ये जेव्हा ब्लॉकेज तयार होतो, तर ब्लॉकेज जेव्हा तयार म्हणजे 100% ब्लॉक झाला पाहिजे. काही एक 60-70% ब्लॉकेज असतं, त्यावेळी आपल्याला एंजायना असतं. आणि जेव्हा तो ब्लॉकेज प्लाक रप्चरमुळे किंवा काही कारणामुळे स्पाझममुळे जेव्हा 100% होऊन जातो, तेव्हा हार्ट अटॅक येतं. हार्ट अटॅक म्हणजे जे पुढचं रक्त आहे ते 100% स्टॉप होऊन जातं, जे पुढे जाऊन राहिलं आहे रक्त आपलं. त्याच्यामुळे जे हार्टचे जे मसल्स आहेत ते डॅमेज होतात. आणि ते किती डॅमेज होईल हे डिपेंड करतो ब्लॉक कुठे आहे. जर ब्लॉक रक्तवाहिन्यांचे डिस्टल म्हणजे दूर जाऊन ब्लॉक असला तर कमी पोर्शन डॅमेज होतं. जर रक्तवाहिनी जिथनं सुरुवात होतं तिथे जर ब्लॉक झाला तर मोठा पोर्शन डॅमेज होतं. आणि त्याच्यावर निर्भर राहतं की हार्ट अटॅकचा आउटकम काय राहील, की जे पेशंट आहे तो जगणार आहे की पेशंट वाचणार आहे, की त्याच्यानंतर पेशंटचा हार्ट किती डॅमेज राहील हे त्याच्यावर निर्भर राहतं. आणि हार्ट फेलियर म्हणजे दोन प्रकारचे, जे कलोकियली आपण हार्ट फेल, जे आपल्या कॉमन लोकांसाठी आपण म्हणतो हार्ट फेल, त्याचा अर्थ आहे हार्ट बंद झाला. तर हे जे म्हणतात डॉक्टर, अरे त्याचा हार्ट फेल झाला. हार्ट फेल झाला म्हणजे हार्ट अटॅक आला आणि हार्ट बंद झाला, ह्याला हार्ट फेल कलोकियली म्हणतात. पण मेडिकल टर्म्समध्ये हार्ट फेलियर जे वर्ड आहे त्याचं थोडंसं वेगळं आहे. पुष्कळ लोक असतात ज्यांचे हार्टची पंपिंग राहते, ते हळूहळू खूप कारणं असतात त्याच्यामुळे कमी होऊन जाते. आणि तो कारणांमुळे एक तर रक्तवाहिनीचं कारण असू शकतो, किंवा मसल्सचं कारण असू शकतो डायरेक्टली, किंवा व्हॅल्वचं कारण असू शकतो. जे काही कारण आहे त्या कारणामुळे हार्टची जी पंपिंग आहे ते कमी होते. आणि जी पंपिंग कमी झाली त्याच्यानंतर जे पाणी आपल्या शरीरात थांबतं, त्याच्यामुळे जे फॉरवर्ड फ्लो आहे ते कमी होतं. आणि जे लंग्समध्ये पाणी थांबतं, पायांमध्ये पाणी थांबतं, त्याच्यामुळे जे सर्व सिम्पटम्स येतात आपल्याला, त्याला आपण हार्ट फेलियर म्हणतो मेडिकल टर्म्समध्ये. आणि आपले जे जेनरिक टर्म्स म्हणजे जे आपण पिक्चर आणि सिरियलमध्ये म्हणतो त्याचा हार्ट फेल झाला, त्याचा अर्थ आहे एकाएकी हार्ट थांबला आणि त्याची मृत्यू झाली, असं ते दोन वेगवेगळे हे आहे. अच्छा. आणि एंजाइना क्या है तो तुम्हारा आपका तीसरा जो प्रश्न था एंजाइना, उसके बारे में निकुंज सर ने ऑलरेडी आपको बताया कि जब ब्लॉकेज 60 से 70% या 60 से 90% तक होते हैं, उस समय मरीज को चलते समय, दौड़ते समय, सीढ़ी चढ़ते समय या भारी काम करते समय छाती में भारीपन, दबाव, घुटन लगती है, गले में घुटन लगती है, बाएं हाथ में दर्द होता है, और ये काम मेहनत करते समय होता है. इसे एंजाइना कहते हैं. एंजाइना हार्ट की रक्तवाहिनियों में रुकावट के कारण आता है. हार्ट अटैक उसी का अगला रूप है. जब ब्लॉकेज 60 से 90 से बढ़कर 100 हो जाता है, उस समय हार्ट अटैक आता है. जी सर, एक फोन ले लें. हेलो. हाँ, डॉक्टर साहब से बात करना. हाँ कीजिए सर, आपका नाम बता दीजिए और सवाल कीजिए. शर्मा जी. अच्छा, सवाल बताइए. बोलिए शर्मा जी, हम सुन रहे हैं. डॉक्टर साहब, बात ये है कि मेरे को 3 अटैक हो चुके हैं. हाँ जी. एक 2003 में हुआ है, उसके बाद 2012 में हुआ, एक 2017 में हुआ, 17 में हुआ फरवरी में. अच्छा. 2 बार एंजियोप्लास्ट हो चुका है. हाँ, बोलते जाइए, सुन रहे हैं. बोलते जाइए. हाँ. और 2 बार एंजियोप्लास्ट हो चुका है. दवाइयां मैं बराबर ले रहा हूँ, लेकिन कमजोरी बहुत आ गई है. तो उसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकता हूँ क्या, कि कुछ? हाँ, कमजोरी आ गई है, उसके लिए आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं. लेकिन जो सारी कहानी आपने बताई, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायूरेटिक ग्रुप का कोई ड्रग चालू है. इसमें डायूरेटिक ग्रुप के जो ड्रग होते हैं, इसमें डायटोर, लेसिलेक्टोन, फ्रुसिलेक, इस टाइप का कोई तो भी मेडिसिन, टाइड, ऐसा कोई मेडिसिन आपको है, जिसके कारण आपकी बॉडी का सोडियम पोटेशियम कम हो रहा है और आपको कमजोरी लग रही है. तो आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे आप सलाह लीजिए. उनसे सलाह लेकर बॉडी में सोडियम पोटेशियम की मात्रा में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ये चेक कीजिए. बीपी कम तो नहीं हो रहा है, ये चेक कीजिए. हार्ट की पंपिंग चेक करवाइए. और तो मैंने कल ही चेक करवाया साहब, बराबर है 150 90. तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपकी सोडियम पोटेशियम की गड़बड़ है. आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर सोडियम पोटेशियम टेस्ट करना चाहिए और उसके डोज एडजस्ट करने से आपकी कमजोरी कम हो जाएगी. ड्राई फ्रूट में क्या ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट में आप बादाम ले सकते हो, 6 से 8 बादाम रोज ले सकते हो, 1-2 अखरोट रोज ले सकते हो. अच्छा. काजू मत लीजिएगा, और नमकीन काजू बिल्कुल नहीं लेंगे. अच्छा जी, ठीक है. पर डॉक्टर साहब, मैं लेकिन एक अच्छी चीज देखिए, इन्होंने बताया कि 2003 में पहला अटैक आया, 2012 में दूसरा आया, 2017 में आया, एंड स्टिल ही इज हेल्दी. यानी बहुत खराब हालत नहीं है. ड्राई फ्रूट खाने की बात कर रहे हैं. तो इसका एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट इवॉल्व हुआ है हार्ट अटैक के लिए, उसके बहुत फायदे हमारे मरीजों को मिल रहे हैं, हमारे समाज को मिल रहे हैं, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ
जिसको हम कहते हैं वो इम्प्रूव हुआ है। जी सर, इनको 2 बार इनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो फिर ये तीसरी बार यदि इस तरीके का जो बता रहे हैं तीसरी बार भी हुआ, तो फिर यहाँ पर बाईपास सर्जरी सजेस्ट पॉसिबल है? बाईपास सर्जरी वो किस तरीके से एंजियोग्राफी में क्या आगे निकलता है जी। अब तीसरा हार्ट अटैक आया है उनको, उसमें हार्ट का पावर कितना है और ब्लॉकेजेस कैसे हैं। कई बार एक ही वेसल जिसमें एंजियोप्लास्टी हुई वो अगर वही रिपीटेडली ब्लॉक हो रही है तो फिर उसको रिपीट एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। और एज एक है, शर्मा जी की एज का पता नहीं है, अगर एज बहुत एडवांस हो गई है तो भी फिर एक बार जैसे पेशेंट सोचता है कि बाईपास क्यों कराऊं, अगर इसमें फिर से एंजियोप्लास्टी हो सकती है तो मैं एंजियोप्लास्टी करा लूं। पर सर वो कंटिन्यूअस वही कराने से नहीं, पर इनका जो है, इनका जिस तरीके से आप देखिए इनका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, 2002 से 2017। हाँ, तो बॉडी सर बीच में 13 भी हाँ, है। पर 13 भी है, पर 17 तक के उनका स्टेंटिंग से ही काम चला जी। इसका मतलब यह है कि जो स्टेंट हो रही है वो उनके बॉडी को सूट कर रही है और उनके बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। जी जी। हालांकि जो सेकंड स्टेंट रही वो 2013 से 2017 चली। और मालूम नहीं ना वो सेम वेसल में है, करेक्ट, कि दूसरे वेसल में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। तो बेसिक उसका जो है ये ऐसा वर्बैटम बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि इनको ये है, पर हाँ अगर एज उनकी सक्रिय है कि भाई और बाकी उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी है और अभी फिर जब एंजियो करते हैं उसमें ट्रिपल वेसल निकलती है, वो डायबिटीज बता रहे हैं, अगर ये सब है उसके बावजूद अगर है तो फिर मेरे ख्याल से बाईपास का एक ऑप्शन उनको दिया जा सकता है। पर सर एक फोन ले लेते। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार मॅडम. नमस्कार. मी उंचेगाव बुजुर्गातून पीजी देशमुख बोलायलो, तालुका हातगाव, जिल्हा नांदेड. अच्छा बोला. तर अटॅकचं प्रमाण म्हणजे धूम्रपान करणारे व्यक्ती जास्त आहे की शेतातल्या काम करणारे व्यक्ती जास्त आहे की आराम करणारे व्यक्ती जास्त आहे? से जो मालिक लोग है ना, मालिक धनी असतात हाँ। उनको अटैक ज्यादा आता है, और जो खेत में काम करता है उसको अटैक कम आता है। क्योंकि जो मालिक रहता है उसके पास खाने के लिए ज्यादा है, खर्च करने के लिए, खर्च मतलब पैसा नहीं, एनर्जी खर्च करने के लिए कम है, दिन भर गद्दी पे बैठेगा जी। लेकिन नौकर जो है उसके पास खाने के लिए कम है, सूखी रोटी अचार प्याज खा के अपनी जिंदगी निकालेगा और मेहनत बहुत करेगा। तो इसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस अमीरों में ज्यादा है, गरीबों में कम है। दूसरा आपका प्रश्न था धूम्रपान। जी। जो लोग धूम्रपान करते हैं या किसी भी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं उनको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 8 से 10 गुना बढ़ जाती है। अच्छा। यदि एक धूम्रपान न करने वाला आदमी है उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस 5% है, तो धूम्रपान करने वाले को चांसेस 40 से 50% है। जी जी। तो धूम्रपान किसी भी रूप का धूम्रपान, तंबाकू सिगरेट बीड़ी, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और हार्ट के साथ में बॉडी में कैंसर होने के चांसेस, गैंग्रीन होने के चांसेस भी तंबाकू का सेवन करने वाले को बढ़ जाते हैं। इसमें नस और तपकीर भी आ जाएगा। नस और तपकीर भी आ जी जी जी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे वो सवाल मेरा अधूरा सा लगता है कि यदि कंटिन्यूअस उसका एक ही जगह ब्लॉकेज हो रहा है, यानी हुआ फिर 6 महीने बाद फिर से, ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं, फिर 6 महीने बाद फिर से, अगर जल्दी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, यानी बेसिकली जो रीजंस है स्टेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है बॉडी, अच्छा, तो फिर हम लोग उनको ऑप्शन देते हैं बाईपास का। पर बाईपास का कैसा एक बहुत बड़ा, अगर एक ही वेसल ब्लॉक्ड है, जो नॉट मेन वेसल अगर वो नहीं है, जिसको हम एलएडी बोलते हैं, अगर वो वेसल नहीं है, नॉन एलएडी में अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो फिर भी स्टेंटिंग वापस करने में एक सेंस है। अच्छा। पर क्योंकि एक उसके लिए बाईपास करना बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है और करेक्ट, हाँ तो उसके लिए बाईपास करना एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो वो हम एडवाइस नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि भाई फिर से एक्सटेंटिंग करें या मेडिकेशंस ऑप्टिमाइज करें, ताकि भाई पेशेंट और कुछ साल चले, ताकि उसको और मल्टीपल वेसल्स में अगर ब्लॉकेजेस तैयार होते हैं तो एटलीस्ट वो बाईपास जब करेंगे तो उसको फायदा होगा जी। तो ये जानना बहुत जरूरी है, जिसके भी जैसे ब्लॉकेजेस होते हैं स्टेंटिंग के बाद, उनको कौन से वेसल में हैं ब्लॉकेजेस। कई बार जैसे नॉन एलईडी बाईपास किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नॉन एलईडी बाईपास नहीं होते, पर इसमें जो इंडिकेशन है कि भाई देयर इज एब्सोल्युटली नो वे, पूरा मेडिकेशन दे चुके हैं पेशेंट को, 1 या 2 बार स्टेंटिंग हो चुकी है उनकी, उसके बाद भी उनके चेस्ट पेन और जो एंजाइना कहते हैं वो बरकरार है जी, तो फिर वी आर फोर्स टू गो एंड डू अ बाईपास ऑन सच पेशेंट्स एंड दे आर एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंगली कि भाई ये दिस इज नाउ द ओनली ट्रीटमेंट रिमेनिंग फॉर यू। फिर ये जब ट्रीटमेंट रहती है फिर हम इनको जाके फिर ये ऑपरेशन इनको हम लोग करते हैं जी, जी। पर एज अ रूटीन नहीं।
हाँ, अगर एलएडी जो मेन वेसल है अगर वो ब्लॉक्ड है और उसमें स्टेंट पड़ी और फिर से वो ब्लॉक हो गई, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आपका इस सिचुएशन में है तो कंसिडर फॉर, जैसे वी कैन डू अ मिनिमली इन्वेजिव और अ स्मॉल इंसिजन लीमा टू एलएडी, सिंगल वेसल हम कर सकते हैं वो, तो वी गिव देम दैट ऑप्शन। एक छोटी थोराकोटोमी करी, साइड से ऑपरेशन करके उसको एक वेसल को लगा दिया, तो द ग्रेविटी, द बिगनेस ऑफ द ऑपरेशन रिड्यूसेस। वो बाईपास सर्जरी नहीं होता है? नहीं, बाईपास ही होता है वो भी, पूरा ही वैसा एग्जैक्टली सब सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ। सिर्फ हमारा जो कट रहता है बॉडी इंस्टेड ऑफ सामने, हाँ, साइड में रहता है। अच्छा, और वो कट उतना बड़ा नहीं रहता, जैसे ये नॉर्मली एक 12 इंच का कट रहता है, हाँ, वो करीब एक 3 इंच का कट रहेगा, उसमें से हम लोग पूरा ऑपरेशन करके वो नस को जोड़ देते हैं। जी जी जी। तो ये एक ऑप्शन दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की ओबेसिटी, बहुत से फैक्टर्स हैं, तो वो हम बताते हैं फिर पेशेंट को। फिर भी अगर जैसे सिंगल वेसल भी है और उसमें बाईपास की जरूरत है, एलएडी वेसल है, तो बाईपास विल बी अ बेटर ऑप्शन। जी, एक फोन लेते हैं सर। हेलो 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 हॅलो मॅडम जी, नमस्ते. नमस्कार. मला डॉक्टरांना असा प्रश्न विचारायचा आहे की जे तंबाखू सिगरेट खात पित नाही, एकदम प्युअर असतात, त्यांना पण हार्ट अटॅक येतो. आमचे एक परिचयाचे डॉक्टर होते, ते खूपच छान होते, अगदी सगळं नॉर्मल त्यांचं, पण तरीही ते हार्ट अटॅकने गेले, तर असं का बरं? जैसा कि मैं बता रहा था कि रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ना, उसमें तंबाकू सिगरेट एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मानसिक तनाव, बहुत तेज तला हुआ खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये है. यदि आपको जानकारी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों को हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी जनरल पब्लिक के अपेक्षा 2 गुना होती है, क्योंकि डॉक्टर लोगों का टेंशन अपने दिमाग पे लेते हैं. राइट. तो डॉक्टरों को हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी जनरल पब्लिक से 2 गुना ज्यादा है. कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी नॉर्मल पब्लिक से 3 गुना ज्यादा है. कार्डियोलॉजिस्ट को कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद और कार्डियोलॉजिस्ट को कैंसर होने की पॉसिबिलिटी नॉर्मल पब्लिक से 4 से 5 गुना ज्यादा है. तो हम ये हमारा प्रोफेशनल हजार्ड्स हैं. जैसा वेल्डिंग करने वाला जो पर्सन रहता है ना, उसको आंखों की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, उसी तरह हमारे को कैटरेक्ट, कैंसर, हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी जनरल पब्लिक से अधिक होती है. एक जनरल डॉक्टर रहता है, एक मरीज आता है खो करते हुए और अपने पूरे वायरस बैक्टीरिया डॉक्टर के मुंह के ऊपर छोड़ के जाता है. बराबर है कि नहीं? तो ये हमारे प्रोफेशनल हजार्ड्स हैं. इनसे बचने के लिए हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमारी रिस्क नॉर्मल पब्लिक की अपेक्षा अधिक है. जी जी जी. सर, स्ट्रेस जो रहता है वो डॉक्टरों को ज्यादा है, और 2 टाइप के स्ट्रेस हैं. एक जो डॉक्टरों को है ना, जो एक एजुकेटेड लोगों को जो स्ट्रेस है वो अपने जॉब का स्ट्रेस है, उनके वर्क का स्ट्रेस है, और गरीबों को जो स्ट्रेस है वो उसको स्ट्रेस को इकोनॉमिक स्ट्रेस बोलते हैं. तो स्ट्रेस दोनों तरफ है. गरीब पैदा होता है इकोनॉमिक स्ट्रेस लेके, खाना नहीं खाता पर भी उसको हार्ट अटैक आता है. अमीर खाना खाता है, उसको खाने के कारण और उसको अपने दूसरे स्ट्रेसेस के कारण, उसके जॉब के कारण, उसके बिजनेस के कारण स्ट्रेस रहता है उसको. जी जी. तो स्ट्रेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लोगों को ट्रीट करना डॉक्टर्स का स्ट्रेस ये सबको सबके स्ट्रेस के साथ और अपना स्ट्रेस एडिशनल रहता है, इसलिए डॉक्टर्स आर मोर प्रोन फॉर प्रॉब्लम. कभी केईएम हॉस्पिटल में हमारे एक यंग कलीग, ही डाइड एट एज ऑफ 40 ड्यू टू मैसिव हार्ट अटैक रिसेंटली. अच्छा. तो डॉक्टर साहब, आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, इसके लिए आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. नमस्कार. और श्रोताओं को ये बताते चलती हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया भूषण अतराम और विलास निमकर ने तकनीकी सहयोग के साथ, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विजय सिंह राजपूत. मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.